सभी को सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का 5 मैक प्रेप में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सब सही होंगे। हम लोग आगामी सरकारी परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण को लेकर के चल रहे थे और हिंदी व्याकरण में हम लोग अपना जो पहला अध्याय अपना शुरू किया था वो हम लोगों ने शुरू किया था वर्णमाला को। और वर्णमाला में हम लोगों ने स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया था और व्यंजन के वर्गीकरण को लेकर के चल रहे थे। कल हम लोग अंतिम कक्षा में अपने अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ा था और आज अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आज शुरुआत करेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग शुरू करेंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ये व्यंजन क्या होते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण में वायु मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण करके ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न करती है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो वायु हमारी है वह क्या करती है, मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण करके निकलती है। घर्षण करने का मतलब रगड़ करके निकलना। घर्षण करके निकलती है तो घर्षण करने के बाद क्या होगा, ये हमारे शरीर में गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो ऐसे व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो इनकी जो कुल संख्या होती है बच्चों, इनकी अगर कुल संख्या की मैं बात करूं तो इनकी कुल संख्या 4 होती है। और ये 4 हैं कौन कौन से, देख लीजिए। ये 4 हैं हमारे श, ख, स और ह। इनकी संख्या 4 होती है, स, ख, स और ह। तो यहाँ जगह तक की चीजें आशा करते हैं कि आपको समझ में आई हैं। एक बार आप इसे जल्दी से लिख लीजिए, फिर बात करते हैं हम आगे की ओर। इनके उच्चारण स्थान पर चलते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे इनके उच्चारण स्थान को देखेंगे। उच्चारण स्थान की अगर मैं बात करूं, इनके उच्चारण स्थान की बात करूं तो हम उच्चारण स्थान की बात करें अगर हम लोग, तो मैं इसके 3 कॉलम बनाता हूं। एक जगह लिखता हूं वर्ण, एक जगह लिखता हूं वर्ग और एक जगह में लिखता हूं बच्चों उच्चारण
उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। देखिए जरा, मैं चारों वर्णों को लिख लेता हूं, श, फ, स और ह। अगर इसके वर्ग की मैं बात करूं तो ये हमारा होता है तालव्य, ये हमारा कहां से निकलता है बेटा, वर्ग कौन से वर्ग में आता है, तालव्य से। ये जो हमारा है ये हमारा निकल करके आता है बेटा मूर्धा से। ये जो हमारा आता है ये हमारा है वर्तस्य से। और ये जो हमारा आता है वो स्वर यंत्र से निकल करके आता है, यानी स्वर तंत्रीय स्वर यंत्र से। स्वर तंत्रीय, तंत्रीय स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। अगर इनके उच्चारण स्थान की मैं बात करूं, इनके उच्चारण स्थान की मैं बात करूं तो ये निकल करके आता है बेटा तालु से। मैं कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेता हूं जिससे चीजें क्लियर हो जाए। ये निकल करके आता है तालु से। ये निकल करके आता है बेटा मूर्धा से। ठीक है। अब ये हमारा वर्तस्य है, वर्तस्य को इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये दंत मूल से होता है, दंत मूल। ये हमारा कहां से होता है, दंत मूल से होता है। और स्वर तंत्रीय स्वर यंत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा कहां पर उपस्थित होता है, कंठ के भीतर। यानी स्वर तंत्र, स्वर यंत्र जो हमारा होता है, स्वर यंत्र ये हमारा होता है कंठ के भीतर, कंठ के भीतर। तो इनके उच्चारण स्थानों की हम लोग बातें कर लिए, तो यहां जगह तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी आशा करते हैं। तो जल्दी से इसे लिख लीजिए, फिर अपनी क्लास को आगे की ओर हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए, हिंदी में क्या होता है बच्चों की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पूछे जाते हैं, जैसे उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं या ताड़नजात व्यंजन क्या होते हैं। तो अब इन व्यंजनों की बातें करते हुए हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने अगले पार्ट को। यहाँ जगह मैं लिख रहा हूँ कुछ अन्य, कुछ अन्य महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। और इसमें जो पहला हम लोग लेकर के चलेंगे महत्वपूर्ण बिंदु में, वो पहला हम लोग लेंगे, पहला हम लोग लेंगे उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या ताड़नजात, ताड़नजात। उत्क्षिप्त या ताड़नजात, या इसी को ही हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन। अब ये व्यंजन कौन से होते हैं, देखिए ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जो जीवा हमारी है, जीभ है, वो सबसे पहले कहाँ जाती है, मूर्धा को टच करती है ना। सबसे पहले क्या करेगी, ऊपर की ओर उठेगी और ऊपर की ओर उठ करके मूर्धा को स्पर्श करेगी। और मूर्धा को स्पर्श करके वो तुरंत झटके से क्या होगी, नीचे की ओर आती है ना। तो आइए इनकी परिभाषा को लिख लेते हैं। तो ऐसे व्यंजन वर्ण, ऐसे व्यंजन वर्ण
जिनके उच्चारण में जीवा जिनके उच्चारण में जीवा पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है तथा पुनः झटके से जीवा नीचे की ओर आती है नीचे की ओर आती है। तो मैंने आपसे क्या बताया कि उच्छिक्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। ये ऐसे व्यंजन होते हैं बेटा जिनके उच्चारण में सबसे पहले जो जीवा हमारी है वो ऊपर की ओर जाती है और ऊपर की ओर जा करके किसको टच करती है, मूर्धा को टच करती है, और मूर्धा को टच करने के बाद वो झटके से क्या होती है, जीवा हमारी नीचे की ओर आती है। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, उच्छित या ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे की, अच्छा इनकी संख्या की अगर मैं बात करूं बेटा तो इनकी जो कुल संख्या होती है वो होती है 2। इनकी कुल संख्या इनकी जो कुल संख्या होती है बेटा वो होती है 2। और ये 2 हैं कौन कौन से वो भी देख लीजिए। एक होता है अड और एक होता है अड। जब ड और ढ के नीचे हम लोग बिंदी लगा देते हैं, नुक्ता वर्ड नहीं, नुक्ता तो नहीं है, बिंदी लगा देते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, उच्छित या ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं समझने लायक, तो समझ लेते हैं लगे हाथ। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना ये है कि ये हिंदी के विकसित व्यंजन है। हिंदी के विकसित व्यंजन है ये संस्कृत भाषा के नहीं है। ये संस्कृत भाषा के नहीं है। मतलब क्या है बेटा, मतलब ये है कि इनका जो विकास हुआ वो हिंदी भाषा में बाद में हुआ, इसीलिए इनको विकसित व्यंजन भी कहते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देवनागरी लिपि जो संस्कृत है हमारी, उन्हीं संस्कृत भाषा से हमारे वर्णमाला को लिया गया था। तो उस समय संस्कृत भाषा में इन दोनों वर्णों का जो है वर्णन नहीं था। तो लगे हाथ इनके उच्चारण स्थान को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट हमारे हैं, इनके उच्चारण स्थान की अगर मैं बात करूं, अड की और अड की, तो इनके जो उच्चारण स्थान होते हैं वो हमारे होता है क्या, मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ जगह तक की चीजें समझ में आई हैं। तो जल्दी से इसे लिख लीजिए, फिर बातों को हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए, अब हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु में पॉइंट नंबर 2 समझेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है, आगत या गृहीत ध्वनियां क्या होती है। पॉइंट नंबर 2, इसमें हम लोग सीखेंगे आगत या गृहीत, या इसी को हम लोग नवीन व्यंजन भी कहते हैं। नवीन व्यंजन, आगत या गृहीत या नवीन व्यंजन।
तो ये ऐसे व्यंजन होते हैं बच्चों कि इनका जो इनको जो शामिल किया गया वो क्या किया गया, व्यंजन के बाद में शामिल किया गया। हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में इन चीजों को व्यंजन के बाद शामिल किया गया, और ये हमारे देवनागरी लिपि के नहीं थे, ये अन्य देश की भाषाओं से क्या किया गया, शामिल किया गया। तो इसीलिए इनको आगत भी कहते हैं, है ना, आगत भी कहते हैं। तो आइए इनको परिभाषित करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो व्यंजन बाद में, जो व्यंजन वर्ण बाद में, जो व्यंजन वर्ण बाद में हिंदी भाषा में बाद में हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से आए, दूसरी भाषाओं से आए आए उन वर्णों को, उन वर्णों को उन वर्णों को आगत, आगत या गृहीत, आगत या गृहीत या नवीन व्यंजन कहते हैं, नवीन व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इन्हें आगत या नवीन व्यंजन भी कहते हैं। तो आइए बेटा इनकी बातें करते हैं, ये कौन कौन से वर्ण थे। तो इनकी संख्या थी 4। इनकी कुल संख्या कितनी थी, 4। अब ये 4 हैं कौन कौन से, यही जगह देख लीजिए। ये हमारा को, ये हमारा ख, ये ग, और ये हमारा घ, क ग ज फ। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ज और फ, टोटल 5 होते हैं, ज और फ। इसके नंबर को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इनकी जो संख्या होती है टोटल वो कितनी होती है, 5। तो वो कौन कौन से हैं, क ग ज और फ। मतलब क्या है, अच्छा एक चीज ये भी ध्यान लीजिएगा, यहाँ जगह फिर बात करेंगे अभी थोड़ा सा इसके ऊपर। समझने वाली बात क्या है, जब भी बेटा इस खड़ी पाई के इधर अगर बिंदी लगाते हैं, इसे हम कहते हैं नुक्ता वर्ण, इसे हम लोग कहते हैं नुक्ता, नुक्ता कहते हैं। यानी जब इन 5 वर्णों के नीचे अगर नुक्ता लग जाता है तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, आगत या गृहीत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके हम उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं। तो एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं आगे उच्चारण स्थान की। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इनके उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान को अगर देखें तो देखिए हमारे पास में जो वर्ण थे वो कौन कौन से थे, क, ख, ग, ज और फ। तो ये जो थे इन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, स्पर्शी कहते हैं। और ये जब बोले जाते हैं तो ये हमारे कंठ प्लस जीवा मूल से निकलते हैं, कंठ प्लस जीवा मूल। कहां से बोले जाते हैं, कंठ प्लस जीवा मूल। और जीवा मूल को हम लोग बेटा अगर जाने तो ये जीभ का पिछला भाग होता है,
जीभ का पिछला भाग, ये होता है। और ख ग ज और फ को देखें तो ये ऊष्म या संघर्षी, बाकी सब क्या कहलाते हैं, ऊष्म या संघर्षी, बाकी हमारे कहलाते हैं ऊष्म या संघर्षी। ये भी हमारा क्या कहलाता है, ऊष्म या संघर्षी। ये भी हमारा क्या है, ऊष्म या संघर्षी। और ये भी हमारा क्या है, ऊष्म या संघर्षी। देखिए ये जो दो हैं, ये हमारे कहां से बोले जाते हैं, कंठ प्लस जीवामूल से, कंठ प्लस जीवामूल से। ये भी हमारा कहलाता है कंठ प्लस जीवामूल से। ये जो हमारा है ये निकल करके आता है वर्तस्य से, वर्तस्य से। और ये हमारा निकल करके आता है फ, ये हमारा आता है दंतोष्ठ से, फ दंतोष्ठ से। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बात करी, आगत व्यंजनों की। तो आगत व्यंजन जो हमारे थे वो 5 थे। ये ऐसे व्यंजन थे जो हिंदी भाषा में बाद में जोड़े गए, इसीलिए इनको नवीन व्यंजन भी कहते हैं। ये संस्कृत भाषा के शब्द नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनका जो निर्माण हुआ वो अरबी और फारसी भाषा से हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ जगह मैं लिख देता हूं, ये सभी वर्ण, सभी वर्ण अरबी, अरबी या फारसी, अरबी या फारसी भाषा के शब्द हैं, भाषा के शब्द हैं। तो मैंने आपसे क्या बताया कि ये जितने भी जो हमारे वर्ण हैं ये कहां से लिए गए हैं, अरबी भाषा से या तो फारसी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ जगह तक की चीजें आप नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे की। चलिए, वर्णमाला के क्रमों में हम लोग धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। और समाप्ति की ओर अब ओर में हम लोग अगले विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको समझा दिया गया। पहला महत्वपूर्ण बिंदु था उच्छित या ताड़नजात व्यंजन, और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था हमारे पास में नवीन या आगत व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, अब हम व्यंजन के वर्गीकरण पर चल रहे थे। तो अंतिम जो वर्गीकरण था व्यंजन का वो हमारा था संयुक्त व्यंजन। वो हमारा क्या था, संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, अगर हम लोग बातें करें तो ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका निर्माण 2 स्वरों के मेल से होता है। जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं और एक नए वर्ण को बनाते हैं तो वो स्वर हमारे क्या कहलाते हैं, बनने वाला जो वर्ण होता है वो वर्ण हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं परिभाषा को। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण मिलकर मिलकर एक नए
व्यंजन वर्ण का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं एक नए व्यंजन वर्ण का निर्माण करते हैं। करते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी अगर कुल संख्या में बात करूं तो इनकी जो कुल संख्या होती है इनकी कुल संख्या वो कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। अब ये 4 हैं कौन कौन से, जरा ये भी समझ लीजिए। देखिए, ये होता है हमारा छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब हमारे परीक्षाओं में क्या पूछता है, ये पूछ लेता है कि छ किन किन वर्णों से मिलकर के बना है। छ किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, त्र किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, ज्ञ किन किन वर्णों से मिलकर के बना है। तो इसको याद करने का देखिए एक सिंपल सा ट्रिक है। आप क्या करिए, सबसे पहले इन सभी वर्णों की इंग्लिश लिख लीजिए और वहां से ये चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर मैं छ की अगर स्पेलिंग लिखूं तो ये हमारा होता है KSHA। त्र की लिखूं तो TRA। ज्ञ की लिखूं तो GYAN। और स्र की लिखूं तो SHRA। ये होता है। तो देखिए जरा, अब मैं इन वर्णों का विस्तार करूंगा, थोड़ा देखिएगा। इन वर्णों का विस्तार करता हूं तो जो छ हमारा है, अगर इसको हम लोग देखेंगे अभी तो देखिए, के से हो गया आधा को, और यस एच ए से हो गया षटकोण वाला स, तो ये बन गया छ। त्र का अगर देखें, टी से हो गया आधा त, आर ए से हो गया पूरा र। ज्ञ को देखें तो जी से हो गया ज आधा, और वाई ए एन से पूरा ई एम। ऐसे ही स्र को देखें तो एस एच से सीटी वाला आधा स, और आर ए से पूरा र। तो ये है इन व्यंजन वर्णों को, इन व्यंजन वर्णों के निर्माण में कौन कौन से व्यंजन हमारे भाग लेते हैं, तो इनके बारे में हमने पता किया। तो आशा करते हैं कि ये चीजें समझ में आई हैं। तो एक बार आप इन चीजों को लिख लीजिए, फिर बात करते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। चलिए, अब हम अपनी चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, अब ये द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन, या दूसरे तरीके से मैं अगर लिखूं, जब शब्द में कोई दो व्यंजन, कोई दो व्यंजन लगातार आ जाए, लगातार आ जाए, यानी जब हम क्या करें, कोई भी शब्द लिखें और उस शब्द में दो व्यंजन हमारे पास में लगातार आ जाते हैं, तो ये सभी व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, है ना। और इसमें पहले व्यंजन को हम क्या करते हैं, हलंत लगा करके भी लिख सकते हैं। इसमें पहले व्यंजन को, पहले व्यंजन को, पहले व्यंजन को
हलंत लगाकर लिखते हैं, लगाकर लिखते हैं। अर्थात जैसे मैं अगर उदाहरण की बात करूं, उदाहरण में जैसे मैंने लिखा क क, तो देखेंगे तो इसमें दो वर्ण हैं, तो इस आधे वाले को तो हलंत लगाएंगे, है ना, और पूरा वाला का हमारा कंप्लीट रहता है। ठीक, जैसे ल ल, ल और ल, तो इसमें आधा वाला तो आधा रहेगा और एक व्यंजन हमारा क्या रहेगा, पूरा रहेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम कुछ शब्दों को देखें, तो जैसे मैंने लिखा उल्लास, उल्लास, मैंने लिखा उड्डयन, उड्डयन, मैंने लिखा उन्नयन आदि। तो ये हमने सीखा अपने किसके व्यंजन के बारे में, द्वितीय व्यंजन के बारे में। तो आशा करते हैं कि द्वितीय व्यंजन आपको समझ में आया है। इन व्यंजनों को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या होगा, कोई भी शब्द दे देता है और इसमें पूछ लेता है निम्न में से कौन सा द्वितीय व्यंजन है। तो ध्यान में रखिएगा, जब दो व्यंजन वर्ण एक साथ में ही आ जाते हैं, तो इसमें पहला वाला जो वर्ण होता है उस हलंत लगा करके लिखते हैं और दूसरे वर्ण को हम कैसे लिखते हैं, पूर्ण लिखते हैं। तो ये व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं, द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ जगह तक की चीजें समझ में आई हैं, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बार आप इसे लिख लीजिए। अब हम लोग अपने वर्गीकरण में आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसमें जो पहला जो अगला वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर, है ना। किसके आधार पर, घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर, आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण। भूसत्व के आधार पर वर्गीकरण। भूसत्व के आधार पर अगर वर्गीकरण को देखेंगे तो ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, अभी हमने स्वर में पढ़ा था इसे। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा होता है अघोष, अघोष, और दूसरा होता है घोष या सघोष, घोष या सघोष। तो एक बार दोनों की परिभाषाओं की अगर मैं बात करूं, तो यहां जगह देख लीजिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, यानी ऐसे वर्ण बेटा जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में हमारे कंपन नहीं होता, वो कौन से वर्ण कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। और जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो वो हमारे कौन से वर्ण कहलाते हैं, सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ जगह अगर इसकी मैं बात करूं, तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं,
इन ध्वनियों के उच्चारण में इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। कंपन होता है। इन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जैसे अगर देखना है तो यहां जगह देख लेते हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं घोष या सघोष। ठीक है। तो अब देखते हैं कि वर्णमाला में कौन कौन से हमारे घोष हैं और कौन कौन से हमारे सघोष व्यंजन है, क्योंकि पेपर में बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार पूछा गया है सभी परीक्षाओं में। तो जैसे हम अगर लिखते हैं तो प्रत्येक वर्ग का, देखो हम यहां जगह लिखते हैं प्रत्येक वर्ग का जो पहला व दूसरा व्यंजन होता है, पहला व दूसरा दूसरा व्यंजन, यानी जब भी हम प्रत्येक वर्ग में चलेंगे तो प्रत्येक वर्ग में जो हमारा पहला और दूसरा व्यंजन होगा वो व्यंजन हमारा क्या कहलाएगा? अघोष व्यंजन कहलाता है। कौन सा व्यंजन कहलाता है बच्चों? अघोष व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन कौन सा कहलाता है? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। और अगर इनकी कुल संख्या देखेंगे तो 13 होती है। साथ में कुछ और अघोष व्यंजन है, वो भी देख लीजिए। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन में अगर और देख लें तो हमारे कौन कौन से आते हैं? स, ख और स, फ और स। ये भी हमारे कौन से व्यंजन है? अघोष व्यंजन है। तो इसको अगर हम लोग मिला लेते हैं तो उधर देखेंगे तो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25। 25 में पहला और दूसरा अगर पकड़ते हैं तो स्पर्श में 5 पंक्तियां बनती है, 5 पंक्तियां बनेंगी। तो पांचों में से सबका पहला दूसरा उठाएंगे तो उधर से हमें मिल जाएंगे 10। 10 और 3 यहाँ पर, तो 10 3 13। तो अघोष व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 13। अघोष व्यंजनों की कुल संख्या बराबर कितनी है बच्चों? 13। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी अघोष के बारे में हमने चर्चा करी, इसके बाद हम लोग सघोष के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक बार आप यहाँ तक की चीजें लिख लीजिए, फिर चीजों को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं सघोष व्यंजन क्या थे। मैंने बताया कि सघोष व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जब हम इस चीज को उच्चारित किया करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सघोष या घोष व्यंजन भी कहते हैं। तो इनकी अगर मैं बात करूं, इसमें अगर इंपॉर्टेंट में मैं चीजों को लिखूं तो ये हमारे प्रत्येक वर्ग का तीसरा
कॉमा चौथा तथा तथा पांचवा व्यंजन। यानी प्रत्येक वर्ग का हम लोग क्या करेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन हमारा क्या कहलाता है बच्चों, सघोष व्यंजन कहलाता है। और क्या क्या आएंगे इसमें, देखिए इसमें हमारे और आ जाते हैं सघोष व्यंजन में, सघोष व्यंजन, पांचवा व्यंजन। यहां जगह मैं चीजों को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देता हूं। सघोष व्यंजन कहलाते हैं। देखिए इसमें और क्या क्या आएगा हमारा, हम लोग कहां तक बात किए थे, स और स का, तो यहां से हो जाएगा ह, य, र, ल और व। तो अगर देखेंगे तो ये हमारे हो गए 5 तिहाई 15, 16, 17, 18, 19, 20, है ना। उधर कितने थे, 25 थे, 25 हमने उधर लिए, 25 में से प्रत्येक का अगर 3 लेकर के चलेंगे तो कितने हो जाएंगे, कितने हो गए हमारे, आओ कुल संख्याओं की बात कर लें। अच्छा लिख लेते हैं, कुल सघोष वर्ण, ये केवल व्यंजन की ही बात नहीं है, मैं कुल सघोष वर्ण की बात कर रहा हूं। तो कुल जो सघोष वर्ण है, पहली बात तो सभी स्वर हो जाएंगे, सभी स्वर, और सभी स्वर कितने हो गए, 11, प्लस 4 तो हमारे हो गए य र ल व, 4 हो गए हमारे य र ल व, और 5 तिहाई 15 हमारे हो गए स्पर्श, स्पर्शी। तो अगर देखेंगे तो 11 4 15, 15 और 15 30, है ना, 1 2 3 4, ये अभी इसमें है, ये टोटल 5 है। इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, इसकी जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 5 है। टोटल संख्या कितनी है, 5। कौन कौन से हैं, ह, य, र, ल, व। तो कुल अघोष संख्याओं को अगर देखेंगे, इन सभी को अगर हम क्या करते हैं बच्चों, इन सभी को अगर जोड़ लेते हैं तो टोटल जो काउंटिंग नंबर हमारा निकल करके आता है वो कितना निकल करके आता है, 31। तो कुल सघोष वर्ण अगर पूछेगा तो 31 है, और अगर केवल व्यंजन पूछता है तो व्यंजन हमारे कितने हो जाएंगे, 15 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, यानी 15 5 20, है ना। तो यहाँ जगह तक की चीजें आपको समझ में आई हैं, तो एक बार आप इसे लिख लीजिए, या आज की बातें हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल चूंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जा रही है, कल हम फिर अपने वर्णमाला में समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। 2-3 क्लासेस और बची हैं इसमें, उसके बाद हम इसकी सीरीज को लेकर के आएंगे, जिसमें हमारे 200 प्लस क्वेश्चन होंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन्हीं के आधार पर उन चीजों को हम पढ़ेंगे। और ये जो हमारी जो क्लास रहेगी, इसके लिए एमसीक्यूज की, वो हमारी क्लास लाइव होगी, तो सभी लोग इंतजार करिएगा उस लाइव क्लास की, और मन लगा करके पढ़ते रहिए। चलिए आज की बातें यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात करते हैं इसी टाइम पर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।